Hello my dear students, welcome back to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर। आज क्लास 11th हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं को लेकर उपस्थित हुआ। पिछले वीडियो में हमने कुछ विधाओं पर चर्चा की थी, उनके लेखक, उनके जो रचनाएं, उस पर दृष्टिपात किया था। और इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए जो शेष विधाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, उन पर हम दृष्टिपात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कौन कौन सी विधाएं अब शेष रह गई हैं, उनके विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगली जो विधा है उसका नाम है आत्मकथा। उसका नाम है आत्मकथा। आत्मकथा आत्मकथा विधा के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। आत्म मीन्स होता है अपनी, कथा माने कहानी। अपने जीवन की जो कहानी है, अपने जीवन की जो कथा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। आत्म कहानी या आत्मकथा जो होती है वह निष्पक्ष भाव से अपने जीवन में घटित, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक अपने जीवन में जो भी घटित घटनाएं हैं, जो भी अच्छे बुरे पहलू हैं, जो भी अच्छी बुरी यादें हैं, उनका निष्पक्षता पूर्वक जब हम चित्रण करते हैं तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि आत्मकथा और जीवनी में यही अंतर होता है कि जीवनी किसी दूसरे की लिखी जाती है और आत्मकथा अपने स्वयं की होती है। तो यहाँ पर अपने स्वयं की जो जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनका तारतम्यता पूर्वक चित्रण किया जाता है, उन्हें हम आत्मकथा कहते हैं। जो प्रथम आत्मकथा है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो प्रथम जो आत्मकथा है वह है अर्धकथानक। अर्धकथानक ये जो रचना है, ये जो आत्मकथा है वो बनारसी दास जैन की है। किसकी है? बनारसी दास जैन। बनारसी दास की जैन की जो रचना है वह कौन सी है? अर्धकथानक। अर्धकथानक को हम प्रथम आत्मकथा के नाम से जानते हैं। अगर इनके और रचनाकारों, आत्मकथा के रचनाकारों की नाम की बात करें तो उसमें बाबू गुलाब राय जी का नाम आता है। बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, उनकी जो आत्मकथा है मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अगली जो आत्मकथा है यशपाल, यशपाल की है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन ये आत्मकथा है यशपाल जी की, सिंहावलोकन। ये आप समझ गए होंगे कि आत्मकथा क्या होती है और आत्मकथा के रचनाकारों में से कौन कौन से लोग प्रमुख रूप से हैं। उसमें एक और नाम जुड़ जाता है हरिवंश राय बच्चन जी का, जो आप लोग 9th और 10th में भी पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी है। जो उसका पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं नाम से जो प्रथम खंड आत्मकथा रूपी जो खंड है उसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर से और बसेरे से दूर, उनके आत्मकथाओं के खंड हैं। तो 4 खंडों में आत्मकथा लिखी किसने? हरिवंश राय बच्चन जी ने। उसके बाद अगली जो विधा है उसे
उसका नाम हम देते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है। स्केच मीन्स होता है रेखा चित्र। स्केच मीन्स होता है रेखा चित्र। ये अंग्रेजी का शब्द है स्केच से माध्यम से ही हम रेखा चित्र को जानते हैं, इंग्लिश में स्केच कहते हैं। तो रेखा चित्र की हम बात करें तो रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का अनुवाद है। रेखा और चित्र के योग से यह शब्द बना है और इसमें कलात्मक शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य और आंतरिक स्वरूप का इस प्रकार से चित्रण किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव वर्णन, उसका जीवित वर्णन उसे मालूम पड़े, उसका यथार्थ चित्र उसके सामने आ जाए। जिस प्रकार चित्रकार रंग के माध्यम से और ब्रश के माध्यम से कोई चित्र खींच देता है, कोई चित्र बना देता है, उसी प्रकार से शब्दों के माध्यम से ऐसा जाल बनाया जाता है, ऐसी रेखाएं बनाई जाती है कि वो जो तथ्य होते हैं, जो स्मरणीय तथ्य, वो हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान हो जाते हैं। जैसे किसी का नाम सुन करके या किसी चित्र को देख करके हम बता देते हैं कि विवेकानंद जी हैं, ये महात्मा गांधी जी हैं। उसी प्रकार से शब्दों का जाल भी ऐसे बुना जाता है जैसे कोई चित्र बना दिया गया हो शब्दों के माध्यम से। तो जो प्रमुख रेखा चित्रकारों में आते हैं उनका नाम है महादेव वर्मा, जिनका रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र, स्मृत की रेखाएं, मेरा परिवार। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र है माटी की मूर्तें और लाल तारा। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र है माटी की मूर्तें, इनका रेखा चित्र है माटी की मूर्तें। ये रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, माटी की मूर्तें। इसके अतिरिक्त और रेखा चित्रकारों में और नाम आते हैं, जैसे 10 तस्वीरें, ये जगदीश चंद्र माथुर जी का रेखा चित्र है। जंगल के जीव श्री राम शर्मा का, दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, और कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर जी का रेखा चित्र है। इसमें विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें, जगदीश चंद्र माथुर का जो रेखा चित्र है वह है 10 तस्वीरें। ये जगदीश चंद्र माथुर जी का रेखा चित्र है। इसके बाद अगली विधा की हम बात करें, अगली विधा पर चर्चा करें तो रेखा चित्र से मिलता जुलता एक और विधा है जिसका नाम है संस्मरण। उस विधा को कहते हैं जिसमें किसी पुरानी भूली बिसरी बात को, किसी पुरानी भूली बिसरी याद जो घटना है, उस घटना को जब हम दोबारा याद करके हम अपने शब्दों में उसे चित्रित करते हैं, लिखते हैं, बयां करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संस्मरण में किसी पुरानी भूली हुई बात को याद करके जो निष्पक्षता पूर्वक चित्रित किया जाए उसे ही हम संस्मरण कहते हैं। और प्रमुख संस्मरण कारों में से जो पहला नाम आता है वो महादेव वर्मा का आता है। महादेव वर्मा जी का नाम सर्वप्रमुख आता है। महादेव वर्मा जी ने रेखा चित्र भी लिखा और संस्मरण भी लिखा। रेखा चित्र के साथ उन्होंने संस्मरण में जो रचना लिखी वो
स्मृत की रेखाएं, स्मृत की रेखाएं, ये इन्होंने क्या लिखा? संस्मरण लिखा। स्मृत की रेखाएं उन्होंने संस्मरण लिखा। अगले जो संस्मरणकार हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने रेखा चित्र भी लिखा था। रामवृक्ष बेनीपुरी उन्होंने लिखा है जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें, ये इन्होंने लिखा था। जंजीरें और दीवारें, ये इनका संस्मरण है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे जो लेखक हैं जिन्होंने संस्मरण लिखा है। संस्मरण के रूप में हम बनारसी दास जैन, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और शिव पूजन सहाय का नाम ले सकते हैं। संस्मरण के बाद हम आते हैं अगली विधा पर चर्चा करते हैं। अगली विधा जो है उसका नाम है डायरी। डायरी विधा है और डायरी विधा अंग्रेजी का शब्द है। यह लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा के शब्द डायस से बना हुआ है और जो प्रथम डायरी कार के रूप में हमारे सामने लेखक आते हैं उनका नाम है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ, वेद तीर्थ जिन्हें कहा जाता था और जिनकी डायरी जो है उसका नाम है मेरी जेल डायरी, मेरी जेल डायरी। मेरी जेल डायरी के लेखक जो है प्रथम डायरी लिखी है मेरी जेल डायरी, ये नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी ने लिखा है। और सुंदरलाल त्रिपाठी ने दैनंदिनी लिखा है। सुंदरलाल त्रिपाठी ने, सुंदरलाल त्रिपाठी, सुंदरलाल त्रिपाठी ने क्या लिखा है? दैनंदिनी। ये डायरी विधा की रचनाएं हैं और डायरी का अर्थ आप लोग समझते होंगे कि जो प्रतिदिन हमारे जो जीवन की क्रियाकलाप होते हैं उनका जो एक समराइज, जो सारांश होता है दिन भर की घटनाओं का, उसे हम रात में सोने के पहले जो अपनी डायरी में नोट करते हैं। जीवन में घटित प्रत्येक दिन की घटनाओं को जो हम अपनी डायरी में नोट करते हैं घटना को, उसे ही हम डायरी कहते हैं। इसके अतिरिक्त मेरी कॉलेज डायरी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की, ये जग प्रसिद्ध है, सर्व प्रसिद्ध है, इसे तो आप जानते ही होंगे। डायरी के बाद जो नाम आता है अगली विधा का वो यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत आता है। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो यात्रा वृत्तांत में किसी ऐतिहासिक, धार्मिक या किसी भी तीर्थ स्थान हम घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, तीर्थ स्थलों को देखने जाते हैं या किसी माउंटेन हिल पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी दृश्य हम देख कर आते हैं उसका हूबहू वर्णन जब हम अपने डायरी में किसी कॉपी पे उसका हूबहू वर्णन क्रमशः करते हैं तो उसे ही हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। किसी भी स्थान पर जाकर और वहाँ पर जो देखे हुए दृश्यों का हूबहू वर्णन करना ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। जैसे हम लोग कहीं जाएं, किसी टूर पर जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो यहाँ घर से निकलने से, घर से जो शुरुआत करते हैं हम लोग बैग पैक करना और फिर रास्ते में जो भी घटनाएं हैं हम लोगों के साथ होती हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं, और वहाँ जाकर के दर्शन करने
करते समय जो भी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, जो भी कुछ घटना घटित होती है, उन सारे दृश्यों का, वो मनोरम दृश्यों का हम जब चित्रण अपनी पुस्तक में करते हैं तो वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। अर्थात यात्रा का जो वृत्तांत है, जो घटना है, यात्रा रूपी जो घटना है, यात्रा हमने की और उसमें उस समय में आई हुई कठिनाइयाँ और उस समय में जो हमें जो भी सीख मिली, उनका वर्णन जब हम करते हैं तो वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यात्रा वृत्तांतों में जो प्रमुख रूप से प्रमुख कवि हैं वो देवेंद्र सत्यार्थी हैं, धरती गाती है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जो यात्रा वृत्तांत है, पैरों में पंख बांधकर। इसके अतिरिक्त और अज्ञे जी हैं, उड़ते चलो, एक बूंद सहसा उछली, ये अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो है, इसके अतिरिक्त और सारे जो कवि हैं जो जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है, बहुत सारे यात्रा वृत्तांतों को लिखा है और उनका नाम बहुत ही अग्रगण्य लेखकों में आता है। और बहुत सारे जो लेखक हैं जो यात्रा वृत्तांत लिखते हैं और जिनका नाम हम आदरपूर्वक लेते हैं, जैसे अज्ञे की एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, या डॉक्टर नागेंद्र का आप्रवासी की यात्राएं, शिव प्रसाद गुप्त का पृथ्वी प्रदक्षिणा, सत्यदेव परिव्राजक का मेरी जर्मन यात्रा और काका कालेलकर का हिमालय की यात्रा, ये सारे यात्रा वृत्तांत हैं। उसके बाद अगली विधा पर चर्चा करेंगे, रिपोर्टाज। रिपोर्टाज जो है वह फ्रांसीसी शब्द है। रिपोर्टाज जो है वो फ्रांसीसी शब्द है। कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। रिपोर्टाज अंग्रेजी में जिसे रिपोर्ट शब्द का पर्याय माना जाता है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं तथा पाठकों की विशिष्टताओं का निजी और सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक जो विवेचन है, विश्लेषण होता है, उसे ही हम रिपोर्टाज कहते हैं। जैसे टीवी पर हम देखते हैं तो टीवी पर बैठे हुए जो एंकर होते हैं वो दूर स्थित अपने जो रिपोर्टर होते हैं उनसे खबर लेते हैं कि गुजरात में क्या चल रहा है और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, कैसी बर्फबारी हो रही है, कैसी बारिश हो रही है, किस प्रकार का मौसम है। तो दूर से जो घटनाओं का वर्णन देता है, उस सिचुएशन का, उस परिस्थितियों का जो रिपोर्ट देता है, उसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। इसमें जो प्रमुख नाम है वो राघे राघव जी का आता है, जिनका रिपोर्टाज तूफानों के बीच, धर्मी भारती जी का आता है अकाल की एक छाया, ये प्रमुख रिपोर्टाज हैं। इसके बाद अगली जो विधा है वो आलोचना की आती है। आलोचना का मतलब आप लोग समझते होंगे, किसी की बुराई करना, पर जो पुस्तक में आलोचना होती है, किसी पुस्तक की, किसी भी ग्रंथ की जो सम्यक विवेचना है, अच्छाइयों और बुराइयों को उजागर करना, अच्छाइयों को भी और बुराइयों को भी लिखना, उसे ही हम आलोचना कहते हैं। और प्रमुख आलोचनाकारों में डॉक्टर नागेंद्र जी का नाम आता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है, जो प्रमुख आलोचनाकारों में गिने जाते हैं। इसके अतिरिक्त निर्मला जैन हैं और रामविलास शर्मा जी का नाम भी प्रमुख आलोचनाकारों में आता है। तो आज की जो प्रमुख विधाएं थी उसका यहीं पर समापन होता है और इन विधाओं के साथ हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है, उसका भी यहीं पर समापन होता है। अगले वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर को, प्रथम पार्ट को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, लेकिन तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।